वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड राजा, किसान और नगर शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली हिस्ट्री क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, हमें हिस्ट्री को कैसे डील करना चाहिए, हिस्ट्री में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। मौर्य साम्राज्य। तो जैसे कि आपको पता होगा, भारत के अंदर जो सबसे पहला साम्राज्य जहां से भारत का इतिहास लिखित रूप में है वो मौर्य साम्राज्य है, क्योंकि उससे पहले का इतिहास जैसे हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता, ये वो सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें इतना नहीं पता, बट मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता है। इसके पता होने की वजह यह है कि जब मौर्य साम्राज्य का भारत में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत में सिकंदर नामक एक यूनानी शासक द्वारा कब्जा किया जा रहा था। यानी उसका एक सपना था कि वो पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता था, बट बेबीलोन के युद्ध में उसे एक तीर लग जाता है, जिसके बाद वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाता। उसी समय क्या होता है, चाणक्य नामक एक व्यक्ति, हालांकि उनके दो नाम और है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जो उनका वास्तविक नाम था चाणक्य इसलिए क्योंकि उनके पिता का नाम चाणक्य था, कौटिल्य इसलिए क्योंकि वो जो नीतियाँ बनाते थे वो काफ़ी कोटी होती थी। कोटी मतलब षड्यंत्रकारी होती थी। तो चाणक्य नामक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने देखा कि भारत का जो भविष्य है वो खतरे में है। इसको देखते हुए वो कहाँ पे गए, मगध गए। उस समय मगध में नंद वंश का शासन होता था और धनानंद नाम का व्यक्ति भारत में सबसे बड़ा रूलर माना जाता था उस समय। वो जाके बोलते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो नंद वंश का शासक होता है वो एक अलग ही दुनिया में होता है। ठीक है, जो धनानंद होता है अलग ही दुनिया में होता है, जिस बात से कौटिल्य काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद कौटिल्य क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि भारत का एक ऐसा सम्राट होना चाहिए जो पूरे भारत को एक करके चले, एकीकरण करके चले। वो एक बच्चा होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके अंदर ये पोटेंशियल देखते हैं। उसके बाद उस बच्चे को एक शिकारी के हाथों से आज़ाद करवाते हैं और उसे भारत का एक भावी सम्राट बनाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी थी जिसे आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो वास्तविकता में शुरुआती के दिनों में खुद एक गुलाम रह चुका था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, राजा अशोक, जिन्हें हर कोई जानता है, चक्रवर्ती सम्राट, जिनका कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था। हृदय परिवर्तन क्यों? क्योंकि कलिंग के युद्ध से पहले ये बहुत क्रूर शासक माने जाते थे, बहुत क्रूर शासक थे, और कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद इन्होंने चींटी को मारने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। ठीक है, तो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी टाइम पे एक और व्यक्ति हुए थे, बिंदुसार, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। बिंदुसार द्वारा अद्वितीय संप्रदाय को अपनाया गया था, हालांकि उनके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है और ना ही हमारे पास इतनी अच्छी जानकारी है। ठीक है, चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, जिसके बारे में पोल साइंस में पढ़ते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो अरस्तु गुरु थे किसके? सिकंदर के। ठीक है, अच्छा, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र वो नहीं है जो पैसों से डील करता है, ये अर्थशास्त्र था राजनीति से डील करने वाला। जैसे कि आपने चाणक्य नीति सुनी होगी, साम दाम दंड भेद। ठीक है, साम समझाकर, दाम पैसा देकर, दंड पीट कर और भेद फूट डालकर। तो चाणक्य की इस तरह की पॉलिसीज थी। इवन चाणक्य की 7 स्टेट ऑर्गन्स की पॉलिसी थी, राज्य के सप्तांग सिद्धांत। उसमें चाणक्य ने बताया था कि किस तरह से एक राज्य के अंदर किन 7 चीज़ों का होना अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा, ये कौटिल्य की इमेज है और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे पीछे हमने अशोक की इमेज को डिस्कस किया। हालांकि देखो, आप गूगल पे जाओगे तो ऐसी इमेजेस सेम मिलेगी, चंद्रगुप्त की, अशोक की, बिंदुसार की। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये बस आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे इमेज डाली गई है। ओके, चाणक्य का अर्थशास्त्र कैसा था? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम इजीली लिख सकते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र एक ऐसे अर्थशास्त्र से था जिसके अंदर राज्य को चलाने वाली नीतियों का वर्णन किया गया था। ठीक है, अच्छा, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो याद रखना, कलिंग एक ऐसा प्लेस था जिसे मॉडर्न टाइम में उड़ीसा कहते हैं, जिस पे अशोक कब्जा करना चाहता था और अशोक का ये ड्रीम भी पूरा हो गया था। बट जब अशोक को एक चीनी यात्री द्वारा आके बात बताई गई, आप कमेंट में बताना वो चीनी यात्री कौन था। चीनी यात्री द्वारा आके बात बताई गई, जब मैंने कलिंग के धरती पे अपना पाँव रखा तो मैंने कुछ ऐसा पाया कि वो जो ज़मीन थी वो दलदली थी, बट जब मैंने उसे छुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो दलदली ज़मीन ना होकर वास्तविकता में वो इंसानों के खून और मांस से सना हुआ ढेर था।
ठीक है, वो एक हिप था एक तरह का, जिसके अंदर इंसान का मांस और खून मिल चुका था। तो इस बात को सुन के अशोक को बहुत अजीब सा लगा और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर अब जो हिंसा था उसे पूरी तरह से त्याग दिया गया था। हालांकि हिंसा वास्तविकता में पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बट अशोक ने उसे त्याग दिया था। ओके, जेम्स प्रिंसेप पियादशी, ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप अभी डिस्कस करते, पहले करते हैं प्रिंसेप और पियादशी क्या होता है। तो हालांकि इसे हमने आगे और अच्छे से डिस्कस किया है। पियादशी और देवना प्रिय, ठीक है, देवना प्रिय का मतलब होता है देवताओं में प्रिय, प्रियदशी मतलब देखने में सुंदर, ठीक है। ये दो वर्ड किसके लिए यूज़ किए गए? अशोक के लिए यूज़ करे गए, याद रखना, ठीक है। आपको ना देखो, आप अगर दिल्ली से रहने वाले हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है। वो आयरन पिलर 14वीं सेंचुरी में तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक लाए थे, तुगलक वंश के शासक। उसके अंदर आप जाके आप जब पढ़ोगे तो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का वर्णन है। तो यही वो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि है जिसे 1830 में किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अब जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप ASI क्या? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, के क्या थे? डायरेक्टर थे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब क्या है? भारत में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनकी जांच करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ASI की। अगर कोई नई सभ्यता खोजी जाए तो वो कौन डिसाइड करेगा, कौन फाइंड आउट करेगा? ASI करेगा, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसिपेट ASI के डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय, और इन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि आपको पता है, रहस्यमय लिपि, आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, बट ब्रह्मी और खरोष्टी को पढ़ा गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ओके, मगध क्यों महत्वपूर्ण था? जैसे कि हमने पढ़ा 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध भी हुआ करता था, और मगध बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। बाकी महाजनपद हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के जो सबसे ज़्यादा महाजनपदों में से है वो है मगध, क्योंकि मगध पे से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो याद रखने वाली बात क्या है हमारे पास कि जो मगध है वो वर्तमान में कहाँ पे? बिहार में, और वो एक शक्तिशाली महाजनपद था। जैसे कि आपको पता है कि कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार के बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी एक बोधि ट्री के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिहार है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। मगध के अंदर खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। अच्छी क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी रिवर्स को देखा जा सकता था। जैसे कि हमें पता है गंगा और सोन नदियाँ पाई जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी, बहुत अच्छा उपजाऊपन होता था। लोहे की खदान, जैसे कि आपको पता है झारखंड, भिलई, बोकारो, आज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोहा मिलता है, अयस्क मिलता है। सेना के लिए हथियारों का प्रयोग, देखो हथियार किससे बनेंगे? लोहे से बनेंगे, और लोहा कहाँ मिलता था ज़्यादातर? झारखंड और भिलई, बोकारो में, और ये प्लेस बिहार के अंदर थे। तो मगध ज़्यादा फेमस होने की वजह थी कि मगध के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का होना। गंगा जैसी नदियों के माध्यम से व्यापार करते थे। तो आपको पता ना, जैसे नदियाँ होती हैं, नदियाँ व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगित हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो नदियाँ किसी सभ्यता के बसने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को रखती है। जैसे कि आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी? सिंधु नदी। इसको छोड़ के मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात, ठीक है। तो अब जब भी इजिप्ट की सभ्यता, ठीक है, तो जब भी आप कोई बड़ी सभ्यता देखोगे, आपने नोटिस किया होगा उनके पास कोई ना कोई रिवर होगी। मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र, पटना थी। राजगृह पहाड़ियों के बीच बसा एक किलेबंद शहर था। तो जो राजगृह होता था, जो भी वहाँ की राजधानी होती थी, उसे अच्छे से घेरा जाता था। इसका सिंपल सा एग्जांपल है दिल्ली। आपने देखा होगा दिल्ली में जब आप रात को निकलोगे तो दिल्ली पूरे किलेबंद में होती है। किलेबंद का मतलब दिल्ली में परिंदा भी नज़र नहीं आएगा आपको, जगह जगह पे पुलिस होती है, जगह जगह पे पेट्रोलिंग हो रही होती है। ऐसे ही उस समय मगध की कैपिटल में हुआ करता था। अच्छा, हम कौन सी चीज़ है जिससे हम मगध के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, या हम पता लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य किस तरह का हुआ करता था? तो इसके दो तरीके हमारे पास। पहला तो देखो, जो उस समय के डाटाज लिखे गए, ठीक है, हम उसे देखें, बट उस समय के डाटाज हम कैसे देखें? दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उस समय के राइटर्स द्वारा लिखी गई बुक्स को देखें। जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज। तो याद रखना, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं किताबें जो स्कॉलर्स द्वारा लिखी गई हो, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मौर्य वंश जो था उसकी जानकारी के स्रोत क्या थे। जैसे कि आपको पता है कि जो मौर्य वंश था उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी, 321 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, और वो लगभग अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। तो
बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य, उसे जानने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मूर्तिकला, जैसे कि आपने सुना होगा गंधार, ठीक है, मथुरा, ये आर्ट है, मूर्ति बनाई जाती थी इन तरह से। तो ये बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे देखी गई थी। इसके साथ साथ मेगास्थनीज की एक रचना, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका लिखी, ठीक है, या कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ऐसी बुकों का होना, ठीक है। जैन और बौद्ध संप्रदाय का होना, क्योंकि अगर हम जैन और बौद्ध संप्रदाय को देखते हैं तो हम वास्तविकता में क्या देखते हैं कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म को किसने बढ़ावा दिया, अशोक ने बढ़ावा दिया। तो हम बहुत ईजिली देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने साम्राज्यों को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद हम अशोक की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि अशोक ने क्या करा था, अशोक ने किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आओ, अहिंसा को त्याग दो, ठीक है, एक जीव को मारने पे भी सजा होगी, चींटी को भी नहीं मारना। तो अशोक ने किस तरह से महत्वपूर्ण बातों को सबों तक फैलाया, ठीक है। और अशोक वो पहला सम्राट था भारत में जिसे चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाता है। क्यों? क्योंकि अशोक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यानी चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका चारों दिशाओं में नाम हो। तो अशोक चक्रवर्ती सम्राट इसलिए कहलाया क्योंकि उसका चारों दिशाओं में नाम था। जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कर पाया, जो बिंदुसार नहीं कर पाया, वो अशोक ने कर दिखाया था, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.